नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के बीच विशेष बातचीत में एआई से लेकर डिजिटल पेमेंट्स तक के मुद्दे पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, पूरा देश डिजिटल क्रांति को अपना चुका है। पीएम मोदी ने भारत की डिजिटल क्रांति के बारे में बताते हुए कहा कि देश के गांवों में 2 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए हैं। इन स्वास्थ्य केंद्रों को मैंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों के साथ जोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि मैं महिलाओं के हाथों में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूं। गांव के सभी लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारे गांव को बदल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य गांव-गांव तक हर बच्चे तक डिजिटल शिक्षा पहुंचाना है। उन्होंने फैसला किया है कि वो भारत में डिजिटल विभाजन नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वाइकल कैंसर पर कहा कि सरकार सभी लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाना चाहती है। वहीं बिल गेट्स ने कहा कि भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी को ही नहीं अपना रहा है, बल्कि सही मायने में आगे भी बढ़ रहा है। बिल गेट्स ने कहा कि भारत को G20 की मेजबानी करते देखना काफी शानदार रहा। विशेष बातचीत के बाद बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी को पोषण से संबंधित पुस्तकें भेंट की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें वोकल फॉर लोकल गिफ्ट हैम्पर्स गिफ्ट दिए। बिल गेट्स ने विशेष बातचीत के बाद एक्स पर कहा कि भारत के तकनीक संचालित विकास पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार। और कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आइए सीधे वहां का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यह संविधान के खिलाफ है, यह गैर संवैधानिक है। आज एक और सनसनीखेज खुलासा करने वाले हैं हमारे कोषाध्यक्ष अजय माकन जी, जो आपको बिल्कुल साफ तरीके से दिखाई देगा बीजेपी की क्या रणनीति है। 2024 के चुनाव के संदर्भ में कैसे विपक्ष की पार्टियों को निशाना बनाया गया है और खास तौर से कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने की खूब प्रयास हो रही है। पर हम डरने वाले नहीं हैं। अजय माकन जी ने जो अभी वो खुलासा करने वाले हैं, उन्होंने काफी गहरा विश्लेषण किया है और ये सब जानकारी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर उपलब्ध है। और उस पर अजय माकन जी जो खुद कंप्यूटर भाषा से वाकिफ हैं, मैंने आपको 4 दिन पहले पाइथन भाषा के बारे में कहा था। आज उन्होंने पाइथन के बाप, कंप्यूटर में पाइथन का बाप भी होता है, अजगर का बाप भी होता है, उस बाप का नाम है आर लैंग्वेज। इस आर कंप्यूटर भाषा को जो हम रिलीज कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो बीजेपी की अकाउंट की जानकारी है, उसका विश्लेषण हमारे कोषाध्यक्ष जी ने किया है। मैं अभी अजय माकन जी से गुजारिश करूंगा कि विस्तार से आपको ये सनसनीखेज खुलासे के बारे में आपको पूरी जानकारी दें। अजय माकन जी, कैन आई जस्ट से इन इंग्लिश 1 minute? As most of you know, the electoral bond scam, through the electoral bond scam, the BJP collected over 8,200 crores as donation. There were different routes. There was a prepaid bribe route, there was a post-paid bribe route, there was a post-raid group, Chanda Dhanda, raid, paid, and there was a shell company route. Today, our treasurer Ajay Makan ji has analyzed the data that has available on the ECI website that has been filed by the BJP. He has used a high-level programming language called R, and he will now disclose some sensational details of the accounts of the BJP,
which shows the complete hypocrisy of the BJP, which is engaged in tax terrorism. ये कर आतंकवाद है और कुछ नहीं है। और ये कर आतंकवाद का शब्द पहली बार बीजेपी के नेता अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में इस्तेमाल किया था। और ये कर आतंकवाद के हमले जो हो रहे हैं, जो टैक्स टेररिज्म अटैक हो रहा है कांग्रेस पार्टी पर, उसका जवाब बीजेपी की भाषा में ही आज हमारे कोषाध्यक्ष देंगे। अजय माकन जी। धन्यवाद जयराम जी। साथियों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये प्रेस वार्ता हम लोग मुख्यतः दो भागों में इसको बांटेंगे। सबसे पहले तो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड भाजपा की सरकार ने नहीं रहने दिया अपने ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से, और कैसे बीजेपी को फेवर किया जा रहा है और इनकम टैक्स की उन्हीं धाराओं का इस्तेमाल करके कांग्रेस को पिनलाइज किया जा रहा है और बीजेपी की तरफ आंख बंद किया जा रहा है। सबसे पहले तो इस बात को की जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। दूसरा भाग हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी को तंग करके कांग्रेस पार्टी को आर्थिक तौर के ऊपर कांग्रेस पार्टी को एकदम से पंगु करा जा रहा है, अपंग किया जा रहा है आर्थिक तौर के ऊपर। ये हमारी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा भाग होगा। सबसे पहले साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरे हाथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 29C ये हर पॉलिटिकल पार्टी के ट्रेजरर को बताता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को किस फॉर्मेट के अंदर जो डोनेशंस उसको आई हैं वो डोनेशंस को इलेक्शन कमीशन को और इनकम टैक्स को देना होता है, सेक्शन 29C। और जो एग्जेम्पशन मिलती है इसका सेक्शन 29C का सबसेक्शन 4 ये कहता है कि वेयर द ट्रेजरर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन दिस बिहाफ फेल्स टू सबमिट अ रिपोर्ट under subsection 3, then notwithstanding anything contained in the Income Tax Act, such political party shall not be entitled to any tax relief under this act. तो कोई भी exemption लेने के लिए एक जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इसके अंदर है, उस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अगर कोई भी वायलेशन होती है, जो ट्रेजरर अगर उसको करता है तो उसको एग्जेम्पशन उसकी विड्रॉ हो जाती। और इसके अंदर जो सेक्शन 29C के अंदर जो परफॉर्मा है, ये परफॉर्मा फॉर्म नंबर 24A है। ये दोनों की दोनों चीजें 29C और परफॉर्मा जो फॉर्म 24A है, ये हमने बैकग्राउंड नोट सर्कुलेट किया है आप लोगों के फोन में, अभी तक के आ गया होगा। उसमें दोनों की दोनों चीजें हैं, तो आप लोग अगर इस पे भी ध्यान देंगे तो वो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो अजय माकन को आप सुन रहे थे। कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी जो हम आपके साथ साझा कर रहे थे, और ऐसे में तमाम बातें उन्होंने कही हैं और उन्होंने कहा है कि विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। चलिए अब रुख करते हैं एक्सप्रेस 100 का। माफिया मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम जारी है। प्रयागराज और कानपुर से आए वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम कर रही है। वहीं मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस ने फिरोजाबाद में सुरक्षा बढ़ा दी है और इलाके में फ्लैग मार्च निकाला है, और इसके साथ ही मुख्तार अंसारी के गाजीपुर स्थित आवास के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आईजी शलभ माथुर ने कहा है कि इलाके में अलर्ट है, किसी प्रकार की अफवाह न फैले, इसके लिए सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 20 साल पहले 2004 में गैंगस्टर से नेता बना मुख्तार अंसारी का साम्राज्य चरम पर था। वो उन इलाकों में खुली जीप में घूमता था जहां कर्फ्यू लगा हुआ होता था। शैलेंद्र सिंह ने बताया कि तत्कालीन मुलायम सरकार मुख्तार अंसारी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती थी। मुख्तार अंसारी द्वारा मारे गए पूर्व भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कहा कि आज हमें न्याय मिल गया है। मुख्तार अंसारी द्वारा मारे गए पूर्व भाजपा विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने कहा कि हमें बाबा विश्वनाथ और बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद मिला है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी की मौत पर कुछ सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में जांच होनी चाहिए।
बहुजन समाज पार्टी ने भी कहा है कि उनके परिवार द्वारा जो लगातार आरोप लगाए गए हैं उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। मुख्तार अंसारी की मौत पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि किसी की मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस से सुप्रिया श्रीनेत से जुड़े मामले में विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। सुप्रिया ने सोशल मीडिया अकाउंट से कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी की थी। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके ने चुनाव आयोग से तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई की ओर से दायर नामांकन को खारिज करने की अपील की है। कोयम्बटूर से चुनाव लड़ रहे अन्नामलाई ने अपना नामांकन न्यायिक स्टैम्प पेपर पर दाखिल करने की बजाय कोर्ट फीस स्टैम्प पेपर में दाखिल किया है। डीएमके ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति को कम आंका है। एक शिकायत में डीएमके पदाधिकारी ने यह भी दावा किया है कि अपना नामांकन दाखिल करने के लिए अन्नामलाई 50 लोगों के साथ आए थे। ईसीआई के निर्धारित आदर्श आचार संहिता के अनुसार चुनाव लड़ने के लिए आवेदन करने के इच्छुक व्यक्तियों के साथ केवल 5 लोग ही जा सकते हैं। इस बीच भाजपा ने दावा किया है कि अन्नामलाई ने 2 नामांकन पत्र देर रात अपलोड किया। तमिलनाडु में बुधवार को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी, जबकि 30 मार्च तक नामांकन वापस लेने की तारीख है। तमिलनाडु में भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने श्री पेरम्बदूर में तमिल मनीला कांग्रेस के उम्मीदवार वीएन वेणुगोपाल के समर्थन में प्रचार किया। वहीं हिमाचल के मंडी में भी भाजपा का प्रचार अभियान तेज है। यहां है भाजपा ने कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया है। मंडी से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने कहा है कि पार्टी के लिए विकास ही मुख्य मुद्दा है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए कल रात पार्टी मुख्यालय में ओडिशा और पंजाब को लेकर कोर ग्रुप की बैठक हुई। ओडिशा और पंजाब दोनों ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। ओडिशा में बीजेडी और पंजाब में अकाली दल के साथ बीजेपी की बात नहीं बनी। भाजपा नेता नलिन कोहली ने इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडी गठबंधन में आंतरिक युद्ध चल रहा है। भाजपा नेता नलिन कोहली ने कहा कि टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने खड़े हैं। राहुल गांधी के खिलाफ वामपंथी दलों ने उम्मीदवार को उतारा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अमरोहा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलनों के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। कांग्रेस को इनकम टैक्स विभाग से बड़ा झटका लगा है। आईटी विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ का रिकवरी नोटिस भेजा है। आईटी विभाग द्वारा भेजी गई नोटिस में टैक्स के साथ ही जुर्माना और ब्याज भी जोड़ा गया है और ये नोटिस साल 2017 से 18 से लेकर 2020 से 21 के लिए भेजा गया है। आज गुड फ्राइडे है। ईसाई धर्म में इस दिन को शोक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को ग्रेट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे या होली फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। गुड फ्राइडे के अवसर पर लोगों ने तिरुवनंतपुरम के पलायम में सेंट जोसेफ कैथेड्रल में प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में गुड फ्राइडे पर ईसा मसीह के बलिदान को याद करते हुए उससे मिलने वाली करुणा और क्षमा की शिक्षा मजबूत होने की कामना की। मध्य प्रदेश में धार की ऐतिहासिक भोजशाला में एएसआई के सर्वे का काम 8वें दिन भी जारी रहा। आज सुबह 6 बजे सर्वे का काम शुरू हुआ। भोजशाला के 50 मीटर के दायरे में जो भी धरोहर है उसे भी सर्वे टीम ने अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया। इसके साथ ही भोजशाला के भीतरी भाग के फर्श का भी सर्वे पूरा कर लिया गया है। राजधानी दिल्ली में मौसम का उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है और जिसके चलते तापमान में गिरावट आएगी। मौसमी बदलाव की वजह से दिल्ली की हवा लगातार साफ बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बृहस्पतिवार को दिल्ली का AQI 160 रहा, जो मध्यम श्रेणी में है। तमिलनाडु के थुथुकुडी शहर में तेज बारिश हुई। तेज बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया। रामबन इलाके में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक यात्री टैक्सी गहरी खाई में गिर गई। बचाव अभियान जारी है। आरबीआई के अनुसार 1 अप्रैल 2024 को वार्षिक लेखाबंदी से जुड़े कार्यों की वजह से 2000 रुपए नोट की एक्सचेंज या डिपॉजिट की सर्विस रहेगी बंद। 2 अप्रैल से 2000 के नोट एक्सचेंज की सर्विस हो जाएगी शुरू। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने प्रतिद्वंदी कारोबारी गौतम अडानी की कंपनी अडानी पावर की मध्य प्रदेश में एक बिजली परियोजना में 26% हिस्सेदारी खरीदी। रिलायंस इंडस्ट्री ने संयंत्र की 500 मेगावाट बिजली का खुद इस्तेमाल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड पर आयकर विभाग ने 260.35 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। सुजलॉन
एनर्जी लिमिटेड ने कहा है कि उसे असेसमेंट ईयर 2016 से 17 और 2017 से 18 के लिए इनकम टैक्स के नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर से 260.35 करोड़ रुपए की पेनल्टी का सामना करना पड़ रहा है। देश की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर जनरेशन कंपनी NHPC ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ 20 अरब जापानी येन के कर्ज के लिए किया समझौता। NHPC ने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के फंडिंग के लिए JBIC के साथ NHPC द्वारा अपने तरह का पहला लोन सिंडिकेशन फंड से राजस्थान के बीकानेर में 300 मेगावाट क्षमता की सोलर पावर प्रोजेक्ट विकसित करने का है प्लान। सेबी ने मर्चेंट बैंकर कार्वी इन्वेस्टर सर्विसेज का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लाइसेंस किया रद्द। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि मर्चेंट बैंकर के पास अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पर्याप्त ऑफिस स्पेस, इक्विपमेंट और मैन पावर नहीं था। दिवालिया हो चुकी क्रिप्टो करेंसी फर्म FTX के फाउंडर सैम बैंकमैन फ्राइड को क्रिप्टो फ्रॉड के लिए 25 साल जेल की सजा। सैम बैंकमैन फ्राइड पर ग्राहकों का पैसा चुराने और निवेशकों को गुमराह करने का आरोप। एक समय में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज फर्म थी FTX। अडानी ग्रुप की कंपनी कच्छ कॉपर ने मुद्रा स्थित ग्रीन फील्ड कॉपर रिफाइनरी प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन शुरू किया। साथ ही ग्रुप ने मेटल इंडस्ट्री में अपना पहला कदम भी रखा। अडानी ग्रुप ने प्लांट में करीब 10,008 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। कॉपर स्मेल्टिंग के इस प्लांट को 2 फेज में पूरा किया जाना है, जिसके पहले फेज में 5 लाख टन कॉपर का सालाना प्रोडक्शन होगा। भारत से दुबई जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। वॉलमार्ट ग्रुप की डिजिटल भुगतान फर्म का कहना है कि UAE जाने वाले फोन पे ऐप यूजर्स अब मशरक के नियो पे टर्मिनल से कर सकेंगे UPI ट्रांजैक्शन। जापान के क्योटो में नोमुरा के 40वें सेंट्रल बैंकर सेमिनार में भारतीय अर्थव्यवस्था, अवसर और चुनौतियां विषय पर अपनी बात रखते हुए RBI डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने कहा कि भारत अगले दशक में 10% की वृद्धि दर कर सकता है हासिल। माइकल देवव्रत पात्रा ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा और बदलावों के जरिए चुनौतियों से उबर रहा है। ऐसे में 2032 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2050 तक बन सकता है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। फिलिस्तीन में राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा के नेतृत्व में नई सरकार के गठन को दी मंजूरी। नई सरकार में 23 मंत्री शामिल। प्रधानमंत्री मुस्तफा विदेश मंत्रालय का प्रभार भी संभालेंगे। मुस्तफा ने राष्ट्रपति अब्बास को संबोधित मंत्रिमंडल के बयान में कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता गाजा में तुरंत युद्ध विराम और क्षेत्र से इजरायल की पूर्ण वापसी कराना है। फिलिस्तीन सरकार वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में संस्थानों में सुधार और एकीकरण भी करेगी। नई सरकार अगले रविवार को राष्ट्रपति अब्बास के समक्ष लेगी संवैधानिक शपथ। दक्षिण अफ्रीका में एक बड़े सड़क हादसे में 45 लोगों की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। परिवहन मंत्रालय ने बताया कि उत्तरी प्रांत लिम्पोपो में ममात लकला के पास एक यात्री बस पुल से नीचे खाई में गिर गई और उसमें आग लग गई। परिवहन विभाग ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि बस चालक ने नियंत्रण खो दिया था, जिसके बाद बस पुल पर लगे अवरोधकों से टकरा गई। बस बोत्सवाना से मोरिया जा रही थी। अमेरिका के मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में हुए पुल हादसे के बाद जो बाइडेन सरकार ने मैरीलैंड को आपातकालीन सहायता के तौर पर $60 मिलियन की धनराशि दी। मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूर ने गुरुवार को $60 मिलियन की मदद का अनुरोध किया था, जिसे अमेरिकी प्रशासन ने कुछ ही घंटों में मंजूरी दे दी। मैरीलैंड के गवर्नर ने इसके लिए बाइडेन सरकार का भी आभार जताया। अमेरिकी तटरक्षक बल ने बताया कि बाल्टीमोर में पुल से टकराने से जहाज के इंजन का बंदरगाह पर नियमित मेंटेनेंस किया गया था। इसके साथ ही गोताखोरों ने लापता 6 मजदूरों में से 2 के शव और बरामद कर लिए हैं। अफगानिस्तान में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों की विशेषज्ञों द्वारा निगरानी रखने के प्रस्ताव पर रूस ने वीटो किया। पश्चिमी देशों का आरोप है कि रूस प्रतिबंधों का उल्लंघन कर यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए उत्तर कोरिया से हथियार खरीदने का जरिया बचाने की कोशिश में लगा है। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की 13 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि चीन ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। उत्तर कोरिया के खिलाफ वास्तविक प्रतिबंधों पर अभी इससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर अप्रैल के अंत में रूस के वीटो से प्रतिबंध अप्रभावी हो जाएंगे।
अमेरिका के उपराजदूत रॉबर्ट वुड ने विशेषज्ञ समिति का काम महत्वपूर्ण बताते हुए चेतावनी दी कि रूस के वीटो से उत्तर कोरिया प्रतिबंधों से बचने का प्रयास करेगा और वैश्विक सुरक्षा खतरे में डालने वाली लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने का उसे बढ़ावा मिलेगा। चक्रवात गैमन के कारण मेडागास्कर में 14 लोगों की जान गई, 3 अन्य घायल, जबकि 3 अन्य लोग अभी भी लापता हैं। देश के 7 क्षेत्रों को तबाह करने वाले चक्रवात से 36,000 से अधिक लोग प्रभावित। BNGRC के अनुसार चक्रवात गैमन से आई बाढ़ ने व्यापक रूप से पहुंचाई है क्षति। लगभग 1,698 धान की फसलें जलमग्न हो गईं, जबकि 617 घर पूरी तरह से नष्ट हुए। इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आरसीबी ने इस सीजन 2 मुकाबले में 2 मुकाबले खेले हैं और उन्हें एक मैच में जीत और 1 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। इंडियन प्रीमियर लीग में गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 12 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स की ओर से रियान पराग ने खेली शानदार 84 रनों की पारी। अपनी पारी के दौरान लगाए 6 छक्के। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु आज खेलेंगी क्वार्टर फाइनल मैच। थाईलैंड की सुपानिदा कैटथोंग से होगा मुकाबला। वहीं पुरुष युगल वर्ग में आज MR अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी। भारतीय जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप की जोड़ी से होगा। 2024 स्पेशल ओलंपिक भारत जूडो और टेनिस राष्ट्रीय चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है। स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष मलिका नड्डा ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस मौके पर न्यू आशा स्पेशल स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर जीवंतता का परिचय दिया। टूर्नामेंट में 9 राज्यों के एथलीट ट्रॉफी के लिए स्पर्धा करते हुए नजर आए। भारतीय टेनिस दिग्गज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडेन की जोड़ी मियामी मास्टर्स के फाइनल में पहुंची। कल होगा खिताबी मुकाबला। अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने मियामी ओपन के सेमीफाइनल में बनाई जगह। हंगरी के फैबियन मेरोजन्स को 6-3, 7-5 से दी मात। वहीं बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश किया। दिमित्रोव ने क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज को 6-2, 6-4 से हराया। रूस के दानियल मेदवेदेव शनिवार को यानिक सिनर से भिड़ेंगे। दोनों खिलाड़ियों ने अब तक का शानदार प्रदर्शन किया है। एलिना राबेकिना ने मियामी ओपन के फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराया। अमेरिका की डेनियल कार्लोस ने भी फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में रूस की एकातरीना एलेक्जेंडरोवा को शिकस्त दी। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने दुबई के मैडम तुसाद में अपने वैक्स स्टैचू का किया अनावरण। बॉलीवुड एक्टर दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा की फिल्म चमकीला का ट्रेलर जारी। फिल्म चमकीला के ट्रेलर लॉन्च में इमोशनल होकर रोए एक्टर दिलजीत दोसांझ। एक्टर के रोने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ ने की सगाई। अदिति राव ने सिद्धार्थ संग अपनी एंगेजमेंट की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। अमेरिका में सड़क दुर्घटना में शिकार हुए हिंदी और तेलुगु फिल्मों के मशहूर अभिनेता नवीन पॉलिशेट्टी। दुर्घटना में नवीन को आई काफी चोटें। अजय देवगन की फिल्म शैतान 3 हफ्ते से बॉक्स ऑफिस पर अपने कदम जमाए हुए है। रिलीज के 21 दिनों में शैतान ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 134.01 करोड़ का नेट बिजनेस कर लिया है। विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट का टीजर रिलीज हो गया है। अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या के शो व्हाट द हेल नव्या का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में जया बच्चन अपनी नातिन को उम्र और तजुर्बे पर सलाह देती हुई दिख रही हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।